प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आरिफ। आपको मालूम है ये हमारे प्रोग्राम्स की दूसरी सीरीज़ है जिसमें हम टैक्स के बारे में, ट्रस्ट के बारे में गुज़िश्ता कई प्रोग्रामों से बात कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रस्ट के बारे में और बहुत सारे लोगों ने इसके मुतालिक हमसे बहुत सारे सवालात भी किए थे और बहुत सारे लोगों ने इस बात का भी शुक्रिया अदा किया कि मैंने उन्हें बता दिया कि ये प्रोग्राम जो आप लाइव हर मंगल को 8 बजे देखते हैं, अगर आप किसी वजह से ये प्रोग्राम रिकॉर्ड ना कर सकें, देख ना सकें, तो इतवार को दिन के 11 बजे ये प्रोग्राम रिपीट होता है, दोहराया जाता है, आप वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी अगर आप खालिद महमूद CTA टाइप करें तो वहाँ आपको ये प्रोग्राम जो है और पिछले प्रोग्राम भी जो है इनको आप देख सकते हैं। हमने जैसे बताया था कि हर प्रोग्राम के अंदर एक ख़ास मौजू होगा और उस मौजू पे खालिद महमूद साहब की जो माहिराना राय है वो हम और फिर आपके सवालात। आपको मालूम है कि खालिद महमूद साहब चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र हैं अपने काम के और अपने शोबे के बड़े माहिर हैं और इनके जितने प्रोग्राम अब तक ऑन एयर गए हैं उनसे बहुत सारे लोगों ने इस्तेफ़ादा किया है और मुझे अच्छा लगता है कि जितना फ़ीडबैक हमें आता है और बहुत सारे लोग ईमेल भी अब करने लगे हैं। टेलीविज़न की स्क्रीन पे आप प्रोग्राम के आखिर में भी और वक्फे पे जाने से पहले भी आपको हमारा ईमेल एड्रेस भी नज़र आएगा। आप फ़ोन भी कर सकते हैं, अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जैसे मैं आपको बताता रहता हूं कि हम आपकी टेलीफोन कॉल्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। आज जो प्रोग्राम का मौजू है बहुत अहम मौजू है और मैं चाहूँगा कि इस पर बड़ी मुफस्सल बात हो। बहुत से लोग जो अपनी विल लिखवाते हैं या अपना ट्रस्ट बनवाते हैं उनका इससे वास्ता पड़ता है। आज जो हमारा मौजू है वो है डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट। बड़ा अहम मौजू है चूँकि जितने हमने ट्रस्ट डिस्कस किए थे, जिनकी अक़साम जो है हमने पहले प्रोग्राम में उस पर भी थोड़ी सी खालिद साहब ने रोशनी डाली थी, उनमें ये अहम एक मौजू है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी हम खालिद साहब से डलवाएँ ये डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट के बारे में। फिर कुछ सवालात मैंने लिखे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से से आपकी टेलीफोन कॉल्स को भी शामिल करें। खालिद साहब, बड़ा अहम मौजू है। जैसे आपने ट्रस्ट से मुतालिक इब्तदाई प्रोग्राम में बताया था कि मुख्तलिफ़ तरह के ट्रस्ट हैं, उनमें आपने उस वक्त भी निशानदेही की थी कि ये ट्रस्ट बड़ा अहम है। सबसे पहले उसमें कोई 10-12 किस्म के ट्रस्ट मैंने जिक्र किए थे, उसमें डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट भी एक जिक्र किया था हमने। जी। ये आजकल 2006 के बाद रूल बदल गए थे UK में, टैक्स लॉ एंड ट्रस्ट लॉ। अच्छा। तो बहुत सारे ट्रस्ट जो थे वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिए थे या बहुत कर्टेल कर दिए थे। ये एक वाहद ट्रस्ट है जो आजकल मुख्तलिफ हवालों से इस्तेमाल होता है। अच्छा। तो ये इसके मतलब मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सादा अल्फाज में कि आप अगर अपनी प्रॉपर्टी या कैश अपने बच्चों के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए अगर आप छोड़ना चाहते हैं ट्रस्ट के अंदर, ठीक, उसमें सादा तौर पर आप क्रिएट करें ट्रस्ट। उसमें आपकी प्रॉपर्टी या कैश आप उसके लिए अपने बेनिफिशरी के लिए छोड़ के जाएं। बेनिफिशरी का नाम उसमें लगाने की देने की ज़रूरत नहीं, आप क्लास ऑफ बेनिफिशरी भी रख सकते हैं। अच्छा। जैसे आपके से चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। अच्छा। तो उसमें एक्सक्लूड कर सकते हैं कि उन बच्चों के स्पाउस हैं फ़र्ज़ करें, उनको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो बड़ा फ्लेक्सिबल तरीके से सेटअप कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रस्टी आपको चाहिए कि आप उसकी अपॉइंट करें। ठीक। और उसमें ये होता है कि जो प्रोफेशनल ट्रस्टीज़ हैं उनकी डिस्क्रेशन होगी कि वो किस बच्चे को कितना उसमें से प्रॉपर्टी या इनकम दें फ्यूचर में। अच्छा। ये बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ट्रस्टीज़ हैं उनके पास डिस्क्रेशन है। अच्छा। जब डिस्क्रेशन होगी तो लिहाजा वो फ्यूचर में अगर आप फौत भी हो जाएं फ़र्ज़ करें तो वो ट्रस्टी उस ट्रस्ट को चलाते रहेंगे, उनकी डिस्क्रेशन होगी कि किसको कितना देना है। ठीक। ये एक लिहाज से फ्लेक्सिबिलिटी भी है। दूसरा, उसको ट्रस्टी को ये बताना और गाइड करना कि जनाब हम कहीं वो अपनी मन मर्जी ना करने लग जाए। तो उसमें आप एक लेटर ऑफ विशेस भी साथ ट्रस्ट के बना के छोड़ सकते हैं कि मेरी ब्रॉड विशेस ये है। अच्छा। और ये 125 साल के लिए चलेगा। अच्छा, बड़ी तो जो डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट है वो आपकी बेनिफिशरीज़ के लिए है, उसको मैनेज करेंगे ट्रस्टीज़ जो कि आप अपनी लाइफ टाइम में खुद भी उसके ट्रस्टी हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसका आप ट्रस्ट से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। आप अगर रेंटल इनकम आ रही है वो आप ले नहीं सकते, लेकिन आप उसके ट्रस्टी भी हो सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल ट्रस्ट है
और ये ख़ास तौर पर जो इस्लामिक विल जब बनती हैं तो ये ट्रस्ट विल के अंदर भी बनाया जाता है, तो उसमें चूँकि फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे बॉयज़ को 2 टाइम्स, गर्ल्स को 1 टाइम, या वाइफ को 1/8 या हस्बैंड को 1/8, जो मुख्तलिफ प्रपोर्शंस हैं ठीक, उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता इस ट्रस्ट के तहत। कोई मिसाल दीजिए इसकी, जैसे ताकि हमारे देखने वालों को कुछ अंदाज़ा हो कि ये जो, क्योंकि जब हम डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट की बात करते हैं, डिस्क्रेशन की बात करते हैं, तो एकदम ख्याल आता है कि आप जो चाहें, किसी को कुछ देना चाहें तो दे दें, किसी को महरूम रखना चाहें तो महरूम कर दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये करते हैं कि कहते हैं कि हमारे बेटे को तो मिल जाए, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं उनको मिल जाए, लेकिन हम बहुओं को कुछ ना दें। तो थोड़ा सा हमें कुछ मिसाल से हमें ज़रा वाज़े करें इसको। हाँ, ये ट्रस्ट 2 तरीके से सेटअप हो सकता है। पहले हम ये तय कर लें कि कब ये सेटअप हो सकता है। अच्छा, आप अपनी लाइफ टाइम में सेट कर सकते हैं, ठीक, लेकिन उसकी एक लिमिट है। फ़र्ज़ करें अगर आपने इसमें कैश डालना है तो 325,000 पाउंड्स तक आप इसमें डाल सकते हैं, कैश या प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। ठीक, प्रॉपर्टी की डालने की कैपिटल गेन टैक्स की इम्प्लीकेशन है, वो इन ए फ्यू मिनट हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आप लाइफ टाइम में ये सेटअप कर सकते हैं। ठीक, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वो 2 लोग उसमें 650,000 पाउंड तक उसमें प्रॉपर्टी या कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी अमाउंट 325,000 पर पर्सन से बढ़ गई ठीक, तो फिर उसके ऊपर लाइफ टाइम 20% इनहेरिटेंस टैक्स लग सकता है। अच्छा, तो लिहाजा बड़ा केयरफुली आप 325 तक कर सकते हैं, और एवरी 7 ईयर के बाद आप दोबारा सेटअप कर सकते हैं। ठीक, ठीक, अगर आप यंग, आपकी एज है 50-60 में है या इससे भी है, अगर आप बच्चों के लिए कैश रखना चाहते हैं तो आप एवरी 10 ईयर हस्बैंड वाइफ 650,000 तक इन्वेस्ट उसमें डाल सकते हैं, ठीक, ठीक, ईच टाइम उसी ट्रस्ट में, या हर दफ़ा नया ट्रस्ट सेटअप कर लें। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसको अपनी विल के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, उसको कहते हैं आप विल डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट, अच्छा, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये 2 तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इसके फ़वाइद क्या हैं, वो आने वाले फ्यू मिनट में हम इस पर डिस्कस करते हैं। नहीं, ये जब हम कहते हैं डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट, तो ये मुख्तलिफ किस तरह है दूसरे ट्रस्ट के मुकाबले में? यानी आप एक चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र के तौर पे आप अपने क्लाइंट्स को, या आप जो भी आपसे मशवरा लेता है, राय लेता है, उसको ये मशवरा देते हैं कि सबसे पहले कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जी जब आपने ट्रस्ट बनाना है तो उसको बगैर सोचे समझे कहते हैं ये ट्रस्ट बना लें। क्या ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद, सबसे ज़्यादा वायबल ट्रस्ट है, इसलिए इसकी तरफ जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं या बहुत सारे मशवरा देने वाले हैं वो ये बना देते हैं, या इसकी कोई ख़ास वजह है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जनरली 90% जो ट्रस्ट आजकल बन रहे हैं ये डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट ही है। अच्छा, उसके डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। अच्छा, अच्छा, अब इसमें ये है कि इसके कई फ़ायदे हैं। मसलन एसेट प्रोटेक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एसेट जो हैं वो प्रोटेक्ट रहें, लेकिन आपके बच्चों के लिए या उनके आगे बच्चों के लिए उनको आप अपनी लाइफ टाइम में अपने एसेट या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करें एक ट्रस्ट के अंदर, और अगर आपके बच्चे फ़र्ज़ करें उनकी शादी हो जाए और खुदा न खास्ता आगे डिवोर्स हो जाए या बैंक्रप्सी हो जाए आगे बच्चों की, तो वो जो एसेट आपने दिए थे अगर आउटराइट दे देंगे, एब्सोल्यूट उनको दे देंगे, तो वो मैरिज ब्रेकडाउन के सिलसिले में उसका सेटलमेंट का हिस्सा बनेंगे। लेकिन ट्रस्ट के अंदर होंगे तो उस मैरिज ब्रेकडाउन का हिस्सा नहीं बनेंगे, या आपकी बैंक्रप्सी है तो उसका वो हिस्सा नहीं बनेंगे। तो बहुत प्रोटेक्शन है। दूसरा उसके लिए ये इसको कहते हैं कि जनरेशनल ट्रस्ट है। आप चाहते हैं कि जो आपकी जनरेशन में ये चलते जाएं, और एक ही आपके मतलब बेटा या बेटी हो सकता है, इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को आप देना चाहते हैं आगे, या उनके आगे बच्चों को देना चाहते हैं। तो मुद्दत भी बहुत है, 125 बरस तो बहुत होते हैं जी। ये जनरेशनल प्रोटेक्शन है। और इसका जो सबसे फ़ायदा और भी है, सबसे बड़ा इनहेरिटेंस टैक्स की सेविंग भी है। अच्छा, तो टैक्स प्लानिंग के लिए ये काफ़ी मौक़ों पर इस्तेमाल होता है, लाइफ टाइम में भी। और इसके अलावा फ़र्ज़ करें केयर फ़ी जो है, केयर होम फ़ी, अगर वो प्रॉपर्ली ये ट्रस्ट सेटअप किया जाए और एंटी अवॉइडेंस के रूल को सामने रखने के साथ साथ, तो ये बड़ा इफ़ेक्टिव है। ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए हम
क्लाइंट्स को या लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि इन रीज़न से, और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, तो आप लाइफ टाइम में आप सेटअप कर सकते हैं, और विल के अंदर भी सेटअप हो सकता है, जैसे पहले जिक्र किया मैंने। लेकिन बहुत सारे एडवाइज़र या बहुत सारे लोग हैं जो बगैर सोचे समझे ये एडवाइस करते हैं कि जी आप ये डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बना के सब कुछ उसमें डाल दें, अपनी लाइफ यानी मेन प्रॉपर्टी भी उसमें डाल दी और बस वो बन गया, तो वो समझते हैं कि अब ये महफूज होगी सब कुछ। तो इस तरह से ये इसमें टैक्स की पोजीशन क्या है? अगर कोई बगैर हालात को समझे, बगैर सर्कमस्टांसिस देखे बगैर कोई किसी को मशवरा दे के ये डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बना दें और इस अपनी लाइफ टाइम में इसमें मेन प्रॉपर्टी भी डालते हैं, तो टैक्स की पोजीशन क्या होती है वहाँ? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने ये देखा है कि लोगों को ये कहा गया कि जनाब आप फैमिली ट्रस्ट बना लें। अच्छा। इसको फैमिली ट्रस्ट का नाम दे दिया। अच्छा। अब उसमें किया उन्होंने कि उनका मेन जो हाउस था जी, वो उस ट्रस्ट के अंदर डाल दिया, और अच्छा। उसके जो बेनिफिशरी थे, जी, जो उनके बेनिफिशरी या उनके जो जिसको उनको बेनिफिट हो सकता, उसमें जो मालक थे प्रॉपर्टी के, जैसे हस्बैंड वाइफ है, उनका नाम भी बेनिफिशरी में लिख दिया। अच्छा। और बच्चों का नाम भी लिख दिया, अंडर 18 का भी लिख दिया। तो जब ये होगा तो ये ट्रस्ट जो है ये फिर ख़तरनाक हो जाएगा। अच्छा, जो चीज़ में फ़ायदा होना है जिससे उससे नुकसान होगा। तो लिहाजा हमने देखा कि इसके ऊपर अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू फ़र्ज़ करें, हस्बैंड वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी थी, उसकी वैल्यू थी फ़र्ज़ करें 750,000। ठीक। 650,000 बिटवीन हस्बैंड वाइफ के जो मैंने बताया कि अलाउंसेस हैं जी, इक्वल टू दैट अमाउंट, वो तो टैक्स फ्री थे उनके। ठीक। डाला जब जो ऊपर वाला 100,000 था 650 से 750 तक, जी, जी। उसके ऊपर 20% इनहेरिटेंस लाइफ टाइम वाज ड्यू। अच्छा, बड़ी रकम है ये तो। अगर आपने 5 साल पहले किया था, HMRC को उसका बताया ही नहीं और टैक्स भी पे नहीं किया, तो ये टैक्स ड्यू रहेगा, उस पर पेनल्टी इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ठीक, ठीक। ये लोगों ने बनवाए हुए हैं, लोगों को बनवा दिए लोगों ने फ़ोन करके, जनाब हम ट्रस्ट बनाते हैं, लाइफ ट्रस्ट बना लें, लिविंग ट्रस्ट बना लें, उस कई नाम रखे हुए। ठीक, ठीक। तो ये जो ट्रस्ट है, इसको अगर बनाना है आपने लाइफ टाइम के अंदर, तो उसकी अमाउंट जो है प्रॉपर्टीज़ की, वो एक सर्टन लेवल से नीचे होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर इनहेरिटेंस टैक्स लाइफ टाइम भी लग सकता है। अच्छा। और ये जो फ़ायदा था कि फ़र्ज़ करें कि जब आप फौत हों कि प्रॉपर्टी आपके नाम पर ना होगी क्योंकि आपने ट्रस्ट में डाल दी थी, ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर ही रहेगी। अच्छा। विद गिफ्ट विद रिजर्वेशन, सेक्शन 1 और 2 जो फाइनेंस एक्ट 1986, ये प्रॉपर आप जाके चेक कर लें गूगल के ऊपर, तो उसके मुताबिक प्रॉपर्टी बेशक 7 साल का कोई रूल अप्लाई नहीं होता। अगर आप प्रॉपर्टी ट्रस्ट में भी डाल दी, अब उसके अंदर रह भी रहे हैं, तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर ही रहेगी। अच्छा। और जो फ़ायदा आपको होना था वो फ़ायदा भी नहीं होगा। तो लोगों ने जिन्होंने ये बनाए हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने इस फैमिली ट्रस्ट को रिव्यू करें। हमने ये भी देखा है कि उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बाई टू लेट प्रॉपर्टीज़ भी डाली हुई हैं कि आप ये मेन हाउस भी डाल दें, फिर आपकी बाई टू लेट प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डाल दें, तो आपका हर चीज़ सही हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत एडवाइस है। उनको चाहिए किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, वो ट्रस्ट ले जाएं, उसको डिसमेंटल करें। उसके तरीके हैं, अगर तो उन्होंने टैक्स ड्यू था, पे नहीं किया, तो अंडर स्पेसिफिक रूल आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आप उसको डिसमेंटल कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदे की बजाय उसका उल्टा नुकसान होगा। नहीं, अगर जैसे आप हमेशा कहते हैं कि जब भी आप कोई एडवाइस लें, टैक्स प्लानिंग का मामला हो या विल हो, ट्रस्ट हो, कुछ भी हो, जब आप ज़ाहिर है लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, लोगों की जो एसेट्स हैं, ज़िंदगी भर की कमाई है, उसका मामला है, अगर उसका ज़्यादा हिस्सा वो टैक्स वालों के पास चला जाए जो एक तरह से कानूनी तौर पे बच भी सकता है, तो अगर किसी ने उनको गलत मशवरा दे दिया है और वो 10 साल से 5 साल से एक शख्स ने जो है अपनी इनवैलिड ट्रस्ट बना रखा है या ऐसा वो ट्रस्ट बनवा दिया गया जो बाद में फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको डिसमेंटल करने का, जैसे आपने बताया कि ये तरीक़ाकार है, तो क्या HMRC वालों को बताएं कोई पेनल्टी भी लगती है या डिसमेंटल करने पे उसका आसान पेचीदा काम है उसको डिसमेंटल करना, या अगर कोई आदमी गलत रास्ते पे गलत एग्जिट पे चला गया तो दोबारा मोटरवे पे आने के लिए उसको लंबे रास्ते से आना पड़ेगा? यस, ये जो डिसमेंटल करने का जो इशू है, इसमें लीगल इशू भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्या उस वैल्यू थी इस प्रॉपर्टी की जब एंटर किया आपने,
और अब उसकी वैल्यू क्या है। अगर तो 650,000 पाउंड से कम वैल्यू थी ओवरऑल जी, तो आप उसको डिसमेंटल कर सकते हैं। हो सकता है कि डिसमेंटल करने के टाइम पर टैक्सेस के कॉन्सिक्वेंस बहुत ज़्यादा ना हो। अच्छा, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी जब एंटर की थी उसकी वैल्यू 650 से ज़्यादा थी, टैक्स उस वक्त ड्यू था। ठीक, बहुत मौक़ों पर हमने देखा कि वो ट्रस्ट बनाए हुए हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली नहीं हुए। अच्छा, जब एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली नहीं हुए तो वो ट्रस्ट बना ही नहीं, वो समझते बन गया है। इसलिए जब एक्सपर्ट कोई देखेगा तो वो बता देगा आपको कि ये ट्रस्ट बना ही नहीं था, ठीक, ठीक, कोई इसकी साइनिंग सही नहीं हुई थी, उसका एग्जीक्यूट सही नहीं हुआ था, वैलिड नहीं था एक तरह से। हाँ, वैलिड नहीं था। और फिर उसके अलावा आप देख सकते हैं कि उसकी बहुत सारी और वजूहात हैं कि लैंड रजिस्ट्री के ऊपर रजिस्टर नहीं था या उसकी और वजूहात हैं। तो वो आप प्रोफेशनल जब होगा तो आपको बता सकेगा कि जनाब ये आप डिसमेंटल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको कोर्ट में अगर जाना है तो उसकी कॉस्ट भी होगी, लेकिन आपको जो फ्यूचर में मसाइल होने हैं उससे आप बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ये जो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है, जहाँ फ़ायदामंद है वहाँ अगर ये गलत तरीके से बनाया गया तो उसका नुकसान भी हो सकता है। बहुत सारे लोग टेलीफोन लाइन पे होल्ड किए हुए हैं, वो इस डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट के तनाजुर में खालिद महमूद साहब से, जो हमारे चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे सवालात करना चाहते हैं। आपके सवालात भी लेंगे, लेकिन वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे का, तो चलते हैं शॉर्ट ब्रेक की तरफ। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ फिर से हाजिर खिदमत हैं। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट के बारे में। बड़ी दिलचस्प बातचीत हो रही है। खालिद साहब ने बहुत सारे पहलुओं पर रोशनी डाली और अभी आपके टेलीफोन कॉल्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन एक बात जो खालिद साहब फ़ोन कॉल्स लेने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा, अभी हमने मेन हाउस का जिक्र किया, तो इस मेन हाउस का डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में डालना लाजमी है, ज़रूरी है, या इसकी क्या हैसियत होती है? हाँ, मेन हाउस के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप ट्रस्ट बनाना चाहते हैं मेन हाउस को ट्रस्ट में ना डालें। अच्छा, कतई ना डालें, क्योंकि रूल बदल गए हैं। 6 अप्रैल 2017 से रूल बदल गए हैं जिसमें आपको फर्दर अलाउंसेस मिले हैं। अज्यूम करें आपकी अगर प्रॉपर्टी ओवरऑल वैल्यू है 1 मिलियन पाउंड जनरली, अंडर द ओल्ड रूल्स आपको 650,000 पाउंड तक टैक्स फ्री हैं बिटवीन हस्बैंड वाइफ के जो अलाउंसेस हैं। ठीक ठीक। 6 अप्रैल 2017 से गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली आपको फर्दर अलाउंसेस दिए हैं। अच्छा, वो हैं 175,000 पाउंड पर पर्सन, तो अगर वो मिला लें दोनों की तो 350 बनते हैं। अच्छा, तो 350 प्लस जो 650 थे अप टू 1 मिलियन आपके टैक्स फ्री हैं। फ्री हैं। अगर आपने मेन हाउस अपना ट्रस्ट में डाल दिया या पहले डाला हुआ है, ठीक, पहले डाला हुआ है तो निकालें। ठीक, अगर आप अब डालने के लिए आपको कोई इंसिस्ट कर रहा है कि आपकी केयर फी बच जाएगी, फलां हो जाएगा, उससे बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि आपके जो अलाउंसेस हैं जी, 1 मिलियन तक, जो एक्स्ट्रा 350 वो नहीं आपको मिलेंगे, ठीक, 650 मिलेंगे। आपके नेक्स्ट ऑफ किन को उसके ऊपर 140,000 पाउंड इनहेरिटेंस टैक्स लग जाएगा। तो लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को बड़ी केयरफुली देखें, किसी एक्सपर्ट के पास जाएं जो टैक्स को भी समझता हो, ट्रस्ट को भी समझता हो, फिर जाके मशवरा लें। इसको ट्रस्ट में ना लाइफ टाइम में डालें ना विल के अंदर डालें। अगर विल में भी डालना तो उसका एक तरीका है, वो अलाउंसेस भी आपको क्लेम हो जाएं। अच्छा। और आपका जो है वो ट्रस्ट भी बन जाए। उसके स्पेसिफिक मेथड हैं, टेक्निकल तरीके हैं, वो स्पेसिफिक क्लॉजेज लिखनी पड़ती हैं विल्स के अंदर, वो लाजमी तौर पर करें। जो अनप्रोफेशनल हैं उनके पास ना जाएं, किसी प्रोफेशनल के पास जाएं। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि हम टेलीफोन कॉल्स लें, आपसे गुजारिश है कि जब आप टेलीफोन मिलाएं तो अपने टेलीविज़न की आवाज़ कम करें, और दूसरा कोशिश करें कि अपना सवाल लिख लें, क्योंकि अगर सवाल लिखेंगे तो टू दी पॉइंट होगा और फिर खालिद साहब के लिए सवाल का जवाब देना निस्बतन आसान होगा। एक छोटी सी और बात पूछ लूँ, फिर टेलीफोन कॉल्स की तरफ चलेंगे। ये जो मेन हाउस का आपने जिक्र किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे वक्तों में यहाँ आए थे, एक घर के अलावा उनके घर हैं, यानी एक घर तो है वो जिसमें रह रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर लेके आगे किराए पे दे रखे हैं, बाय टू लेट प्रॉपर्टी है। उस सूरत में जो है ये जो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है वो कैसे लागू हो, यानी उसमें वो प्रॉपर्टी भी डाली जा सकती है, या अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो उस सूरत में आप क्या मशवरा देंगे? हाँ, उसके लिए बाय टू लेट प्रॉपर्टी भी आप ट्रस्ट में डाल सकते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर आपने एसेट प्रोटेक्शन के लिए चाहते हैं, इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग के लिए चाहते हैं कि आपकी ओवरऑल प्रॉपर्टी की वैल्यू एस्टेट की
ओवर 1 मिलियन है जी और आपकी एक बाय टू लेट प्रॉपर्टी है जो 1 मिलियन से ऊपर है, फर्स्ट के उसकी वैल्यू है 325,000। अच्छा एक मिसाल दे रहा हूँ, और आपने ली थी 200,000 की लॉन्ग टाइम अगो, और अब उसकी वैल्यू 325,000 पाउंड है। ठीक ठीक। अगर आप उसको ट्रस्ट के अंदर डालेंगे तो एक ये होगा कि आपके जो 325,000 तक के अलाउंसेज हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक ठीक। और आपको लाइफ टाइम इनहेरिटेंस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा कैपिटल गेन जो होगा उसके ऊपर, जो डिफरेंस था बिटवीन 200 एंड 325, 125,000 पाउंड तक आपका कैपिटल गेन होगा। अच्छा जिसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है आइदर 18% सर्टन अमाउंट के ऊपर, बाकी के ऊपर 28%। अच्छा। वो जो कैपिटल गेन है उसको भी आप होल्ड ओवर कर सकते हैं। दिस इज़ अ स्पेशल मेथड। उसमें आप आपके जो ट्रस्टी हैं, जो सेटलर है, वो उसको होल्ड ओवर कर सकता है। तो दोनों ट्रस्ट टैक्सेस जो आपके सेव हो जाएंगे, तो प्रॉपर्टी कैन गो इन अ ट्रस्ट। अच्छा। उसके बाद उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके बेनिफिशरी आपके बच्चे हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनको जो रेंट वहाँ से आएगा, अच्छा। और ऐसे अगर बेनिफिशरी को दिया जाए, बेशक छोटा सा बच्चा हो जिसकी एज में भी 1 डे ओल्ड हो, अच्छा। बहुत छोटा, उसके भी अलाउंसेस हैं 12,500 जैसे आपके या मेरे हैं। अच्छा अच्छा। इक्वल दैट अमाउंट अगर उसको रेंट वहाँ से ट्रस्ट से मिलेगा, तो ट्रस्ट जनरली पे करता है 45% इनकम टैक्स, वो ज़ीरो हो जाएगा उनका। अच्छा। तो बहुत अच्छी प्लानिंग है। वो स्कूल फ़ी के लिए हो सकता है और जनरेशनल प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है, और ग्रैंड चिल्ड्रन में आगे आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और अगर 7 साल आप कर लें और क्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, तो 7 ईयर के बाद वो प्रॉपर्टी आपके ट्रस्ट से भी बाहर निकल जाएगी। तो बहुत इफेक्टिव है वो। उसमें बाय टू लेट प्रॉपर्टी भी उसमें शामिल हो सकती है। बिल्कुल ठीक। बल्कि ये बाय टू लेट प्रॉपर्टी का जो मौजू है, जो टॉपिक है, ये बड़ा दिलचस्प है। इस पे इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में बहुत तफसील से बात करेंगे। और खालिद महमूद साहब भी मुझे कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो टेलीफोन कॉल करते हैं या बहुत सारे लोग जो ईमेल भेजते हैं, वो आम तौर पे बाय टू लेट प्रॉपर्टी के बारे में और ट्रस्ट के बारे में, टैक्स प्लानिंग के बारे में, वो बाय टू लेट प्रॉपर्टी के सिलसिले में बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। इससे पहले देखते हैं, अगली टेलीफोन कॉल लेने से पहले एक सवाल पिछली बार रह गया था, थोड़ा सा होल्ड करके हम फ़ोन कॉल्स लेते हैं। कि किसी कॉलर ने हमें पिछले प्रोग्राम में कहा था कि लाइफ टाइम गिफ्ट जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो गलती से मैंने आपसे लाइफ टाइम विल के बारे में पूछा और वो उनके सवाल का जवाब रह गया। तो ये बताइए, जो लाइफ टाइम गिफ्ट है टैक्स प्लानिंग के सिलसिले में, ये क्या है? हाँ, वो जो लास्ट टाइम रह गया था, कुदरती ये टॉपिक आज का लाइफ टाइम गिफ्ट के मतलब ही हमने शेर हासिल उस पर गुफ्तगू कर ली है कि आप लाइफ टाइम में जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं, 2 ही तरीके हैं। या तो आप आउटराइट गिफ्ट दे दें किसी को, ठीक, या ट्रस्ट के थ्रू दें। ठीक। ट्रस्ट में प्रोटेक्शन भी हो जाएगी, लेकिन आप आउटराइट भी दे सकते हैं। किसी को कैश गिफ्ट देंगे या प्रॉपर्टी देंगे तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स का एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, इसलिए आप ट्रस्ट के थ्रू दें। अगर आपने कैश देना है, फर्स्ट को आप 100,000 पाउंड आपने बेटा बेटी को आप कैश दे रहे हैं, वो लाइफ टाइम गिफ्ट गिना जाएगा। उसके ऊपर इमीडिएट कोई टैक्स नहीं है, लेकिन वो 7 साल आपकी एस्टेट का हिस्सा रहता है। तो 7 ईयर के बाद वो जो गिफ्ट था कैश, वो आपकी एस्टेट से बाहर निकल जाएगा। अच्छा। तो ये इसका मकसद है लाइफ टाइम गिफ्ट का। देखते हैं जी कॉलर कौन है। हेलो। हाँ, बल्कि मुझे बताया जा रहा है कि एक और छोटा सा सवाल है, किसी ने छोड़ा है। उन्होंने ये पूछा है कि ये जो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है, बहुत सारे लोगों ने बनाया और बहुत सारे लोगों को मशवरा दिया कि बना लें, तो इसकी कॉस्ट नॉर्मली क्या होती है? वो एक अंदाज़ा करने के लिए पूछना चाहते हैं, अगर कोई प्रोफेशनल ये ट्रस्ट बनाए तो। जनरली ये आजकल जो ट्रस्ट ये बनता है, तो आप इसको विल के अंदर बनाते हैं, विल डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। वो पहले प्रोग्राम में हम जिक्र किया, वेरी इनएक्सपेंसिव है, तकरीबन 250 से 300 पाउंड तक नॉर्मल है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाइफ टाइम में आप जब बनाते हैं उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन हमने देखा है कि लोग 1800 या 2000 तक भी चार्ज करते हैं, वो टू एक्सेसिव है। बिल्कुल, इससे कम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कॉल देखते हैं जी। हेलो 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 जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? जी, ये खालिद से पूछना था। अभी इन्होंने बताया कि कैश गिफ्ट देने पे कोई इमीडिएट टैक्स नहीं होता, तो टैक्स की जगह पेरेंट्स
बच्चों को क्रिप्टो देते हैं, जैसे बिटकॉइन है, क्रिप्टो एसेट्स देते हैं, तो उसकी भी ट्रीटमेंट यही होती है या डिफरेंट होगी? बड़ा अच्छा सवाल है आपका जी खालिद साहब, ये तो बोल के मॉडर्न सवाल है एक तरह हाँ से। जी, बिटकॉइन आप जी, बिल्कुल जी। गिफ्ट कर सकते हैं और उसमें इम्प्लीकेशन कैपिटल गेन टैक्स की मुमकिन हो, क्योंकि कैपिटल गेन इसलिए कि जैसे आपके शेयर्स हैं इसी तरह क्रिप्टो करेंसी वगैरह इस्तेमाल होती है। फर्स्ट कि आपने क्रिप्टो करेंसी ली थी 100,000 पाउंड की, अब उसकी वैल्यू है फर्स्ट करें 150,000 पाउंड। तो डिपेंडिंग किस मद में आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी, अगर बिजनेस एसेट था तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स जनरली नहीं होना चाहिए। अगर वो इन्वेस्टमेंट थी तो जो 50,000 अपलिफ्ट था उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स होगा अगर आप क्रिप्टो करेंसी आप गिफ्ट करेंगे, ये तो कैपिटल गेन हो गया। इनहेरिटेंस टैक्स के लिए वो मार्केट वैल्यू गिनी जाएगी जब आप देंगे। अगर 150,000 पाउंड उसकी वैल्यू है तो वो इनहेरिटेंस टैक्स के लिए गिनी जाएगी। It will be potentially exempt transfer, means there will be no inheritance tax payable, लेकिन वो आपकी एस्टेट का हिस्सा रहेगा 7 साल तक। 7वें साल के बाद 7 ईयर 1 डे के बाद वो आपकी एस्टेट का हिस्सा नहीं रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल लेने से पहले मैं अपनी दिलचस्पी के लिए एक सवाल पूछ रहा हूँ। अभी ये जाहिर है वक्त गुजर रहा है तेज़ी से और नई नई चीज़ें जो है वो आ रही हैं दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पे जो दुनिया की मईशत है। अब उसमें एक ज़माना था कि लोग कहते थे कि ये जो करेंसी नोट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और आहिस्ता से आप देखिए सब जो लेन देन होता है आमतौर पे वो फिगर्स हैं वो एक आदमी के अकाउंट से या कार्ड से निकल के दूसरे अकाउंट में या कार्ड में चले जाते हैं। और अब ये क्रिप्टो करेंसी का इन्होंने जिक्र किया, तो जो टैक्स ऑफिस है, आप इतने सीनियर टैक्स एडवाइज़र हैं, और क्या दुनिया का जो टैक्स का निज़ाम है इनसे इन चीज़ों को डील करने के लिए रेडी है? बिल्कुल रेडी है और इसके मतलब रूल बन गए हुए हैं। अच्छा। और जो ट्रांजैक्शन है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन फ्यूचर में आने वाले फर्ज करें आज से 10-15 साल के बाद जो होना है, मोस्टली ट्रांजैक्शन बेस्ड बहुत सारे टैक्सेस का अमकान है। अच्छा, वो ट्रांजैक्शन पर ही लग जाएंगे। ठीक ठीक। और उसको फिर वहाँ से आपको मेन टैक्सेस देने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन टू अर्ली टू से, चूँकि करेंसी तेज़ी के साथ ख़त्म हो रही है, 2030 तक जो है आज से 10 साल के बाद 70 से 80% तक फिज़िकल करेंसी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। तो उसके साथ साथ नए रूल भी आते जाएंगे। एक सर्वे आया था बड़ा दिलचस्प, उसमें कहा था आज से 20 ईयर्स के बाद देयर विल बी नो अकाउंटेंट लेफ्ट, क्योंकि इतनी तेज़ी से बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट होंगी। उस हिसाब से रूल भी अब इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी शुरू हो गई है। बहुत सारे कंट्री ने अडॉप्ट कर ली है, यूके भी अडॉप्ट कर रहा है, तो इसकी तरफ तेज़ी के साथ रूल्स बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अगले कॉलर देखते हैं, ये हमारे साथ कौन है। हेलो हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं ट्रस्ट आपके साथ बनाता हूँ, जो मेरा ट्रस्टी है जिसके नाम पर ट्रस्ट है, अब वो का उसी दिन मालिक बन सकता है? अगर वो चाहे तो उसको वो सेल कर सकता है, या उसकी वो प्रॉपर्टी हो गई जिस तरह से बन गया नहीं? तो आपका सवाल थोड़ा सा यानी दोहराएंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रस्ट, जवाब दे रहे हैं टेलीविजन पे, मैं सुन रहा हूँ। आप इनसे पूछें। अच्छा, मैं अगर समझ सका हूँ तो आप कहते हैं कि अगर ट्रस्ट आपने बनाया, हाँ, मैं कहना चाहता हूँ ट्रस्ट बन गया जो मेरा ट्रस्टी है जी, कि मैंने ट्रस्ट, आप टेलीविज़न देख रहे हैं, उसकी आवाज़ कम कर दें तो मेरा ख्याल है आपको ज़रा आसानी रहेगी बात करने में। देखो वो मैं यही आवाज और कर, मैं अगर वो जो ट्रस्टी है क्या उसका मालिक बनता है उसी दिन वो मालिक है? क्या वो अगर ये चाहे तो वो उसको वो कर सकता है या नहीं? ठीक है, चलें, सवाल पहुंच गया खालिद साहब तक। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, और ये क्लैरिटी में देना चाहूँगा। जब आप डिस्क्रेशन ट्रस्ट बनाते हैं तो उसमें आप एक ट्रस्टी मुकर्रर या 2 ट्रस्टी मुकर्रर करते हैं। ट्रस्टी जो है वो उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो सकते, उनके नाम लीगली उनके नाम पर ट्रांसफ़र होती है। बेनिफिशली वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशरीज़।
वो वहाँ से बेनिफिट नहीं ले सकते, ना सैलरी ले सकते हैं, ना अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो करेंगे तो वो टेक्निकली इलीगल होगा, तो बेनिफिशरी उनको सू कर सकते हैं, उनको जो लॉस हुआ है, जो उन्होंने प्रॉपर्टी ली है, वो वापस देनी पड़ेगी और लीगल फ़ी भी देनी पड़ेगी। ट्रस्टी है वो ऐसा होता है जिसमें ना तो आप तनख्वाह ले सकते हैं, रिन्यूमरेशन नहीं ले सकते। जो ले ट्रस्टी हैं, जैसे कि आपका फ्रेंड्स हैं, बाकी लोग, अगर प्रोफेशनल ट्रस्टी हैं जैसे लॉयर है, वो फ़ी ले सकता है, वो ज़ाहिर है प्रॉपर्टी को ज़ाती तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन अगर ले ट्रस्टी हैं, वो प्रॉपर्टी के मालिक बिल्कुल नहीं हो सकते, वो प्रॉपर्टी हमेशा ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होगी और जो बेनिफिशरी है उनके लिए होगी। ट्रस्टी कतन किसी तरीके से भी उसको नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो वो इलीगल होगा। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद जारी रहेगा। कई लोग हैं जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर होल्ड किए हुए हैं, उनके सवालात भी हम वक्फे के बाद खालिद महमूद साहब के सामने रखेंगे। जैसे मैंने बताया कि ये प्रोग्राम आपको मालूमात की फराहमी के लिए, अगर आप ट्रस्ट के बारे में या टैक्स प्लानिंग के बारे में कोई सवाल खालिद महमूद साहब से करना चाहते हैं, खालिद साहब चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र हैं और अपने शोबे और काम के बड़े माहिर हैं। इनके मशवरों से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हुआ और जो फीडबैक आपका मिलता है, हमें उससे मेरी बड़ी हौसला अफजाई होती है कि इस प्रोग्राम को इतने लोग देख रहे हैं और हमें इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से भी आगाह करते हैं। अब वक्त तो एक छोटे से वक्फे के बाद हाजिर खिदमत होंगे, तो आपकी टेलीफोन कॉल्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ फिर से हाजिर खिदमत हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये प्रोग्राम हर मंगल को रात 8 बजे आप बराह रास्त देखते हैं, लाइव देखते हैं, और इतवार को सुबह 11 बजे ये प्रोग्राम रिपीट होता है, दोहराया जाता है। अगर आप आज का प्रोग्राम न देख सकें, रिकॉर्ड ना कर सकें, तो इतवार को भी ये गुंजाइश मौजूद है कि आप इस प्रोग्राम को दोबारा देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी ये प्रोग्राम, फेसबुक पे भी आपको नज़र आएगा। अगर आप खालिद महमूद CTA टाइप करें तो वहाँ इस प्रोग्राम का कोई ना कोई लिंक आप तक पहुँच जाएगा। खालिद महमूद साहब, एक कॉल है वो लेते हैं, फिर सवाल जवाब की तरफ चलेंगे। हेलो हेलो सर जी, मेरे दो क्वेश्चन ने। जी फरमाओ। हाँ जी, एक तो है जो डिस्कशनरी ट्रस्ट ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ 3 ਬਣਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 10th ईयर कितना टैक्स ग्रोथ पे पैंदा, यही मेरा क्वेश्चन। चलो ठीक है, खालिद महमूद साहब तक ਤੁਹਾਡਾ सवाल दो में पहुंच गए ने। और जी खालिद साहब ने जवाब ये बहुत आपने तीनों बड़े थैंक यू तीनों बड़े अहम क्वेश्चन किए हैं। आप अगर चाहते हैं कि लाइफ टाइम में ये ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, तो मैंने जिक्र किया कि 325,000 पाउंड तक। पंजाबी में अगर जवाब दें, क्योंकि उन्होंने सवाल पंजाबी में कि हमने ये तय किया था जो जिस जबान में सवाल करेगा हम उससे उसी जवाब में। ठीक है, 3,25,000 तक आप तुसी ट्रस्ट विच पा सकते हो, प्रॉपर्टीज़ या कैश। अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों करना चाहते तो 6,50,000 तक एक ट्रस्ट के दोनों अमाउंट पा सकते, 6,50,000 तक। तुसी 10 साल का भी पूछा कि यस उसका भी एक टैक्स है कि अगर 10 साल के बाद उसके ऊपर एग्ज़िट चार्ज होता है, उससे पहले अगर प्रॉपर्टी ट्रस्ट से निकालें तो एग्ज़िट चार्ज, और 10th एनिवर्सरी चार्ज है वो है 6%। अगर प्रॉपर्टी की थोड़ी वैल्यू जी है वो 6,25,000 सी, और अज्यूम करो कि वो वैल्यू 6,25,000 ही है 10 साल बाद भी, तो वो 6% टैक्स भी नहीं लगेगा। जी वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर 3,25,000 की सी पाई सी शुरू लेकिन वो 4,25,000 होगी, तो सिर्फ 1 लाख के उत्ते 6% टैक्स लगेगा 10 साल एवरी 10 साल तो, अगर डिस्कशन ट्रस्ट पाते हो। आखिरी तुसीं क्वेश्चन पूछा है कि एक दिन दे विच तुसीं एक तो ज़्यादा ट्रस्ट कायम कर सकते हो, वो वास्ते एक एंटी अवॉइडेंस रूल आ गया सी, पहले असीं कर सकते सी लेकिन हुण नहीं कर सकते। एडवाइस है असीं दिन्ने आम तौर पर कि अगर तुसीं एक तो ज़्यादा ट्रस्ट सैटअप करने हैगे अपने लाइफ टाइम विच, तो वो तुसीं इन 1 डे एक ट्रस्ट कायम करो, उस तो बाद अगले दिन कर लो, लेकिन वो भी एंटी अवॉइडेंस वैसे रूल आ गए ने। लेकिन एक दिन 2 ट्रस्ट सैट करन तो बैटर है कि 2 ट्रस्ट 2 दिन किए जान डिफरेंट दिनों के विच, उहदे ते थोड़ा जिहा टैक्स फ्यूचर में जाके थोड़ा घट हैगा। खालिद साहब, ये एक से ज़्यादा ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत
क्यों पेश आती है? ये मुझे अचानक मेरे जहन में सवाल आया। हाँ, उसकी वजह ये हो सकती है कि पहले एडवाइज़र ये एडवाइस करते थे कि अगर आप फ़र्ज़ करें 2 ट्रस्ट बनाएंगे तो हर जो ट्रस्ट है उसका अपना नील रेट बैंड है। जैसे आपका ये मेरा है वो भी 3,25,000 है। ठीक ठीक। तो अगर आप एक से ज़्यादा ट्रस्ट कायम करते हैं, एक मिसाल ले देता हूँ, फ़र्ज़ करें किसी की वैल्यू है प्रॉपर्टीज़ की जो उन्हें ट्रस्ट में डाली विल के अंदर, ठीक 650,000, ठीक। अगर लाइफ टाइम में वो 2 पायलट ट्रस्ट बना लें, उसमें लाइफ टाइम में फ़र्ज़ करें ट्रस्ट 1 एंड ट्रस्ट 2 उसको नाम दे दें, ठीक। उसमें बेशक 10 पाउंड रख दें, ठीक। वो ट्रस्ट चलता जाएगा। जब आप फौत होंगे तो वो ट्रस्ट जो है आपकी विल में फौत होने पर एक्टिवेट हों। अच्छा। और विल में लिखा गया हो कि ईच ट्रस्ट के अंदर मैंने 325,000 तक डालने हैं। अच्छा अच्छा। तो 10 साल के बाद अगर उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत बढ़ती है तो 6% जो टैक्स मैंने जिक्र किया वो भी नहीं देना पड़ेगा ईच ट्रस्ट के ऊपर। अच्छा। अगर एक ट्रस्ट होगा उस पर 650,000 होंगे तो पहले 325 टैक्स फ्री हो जाएंगे। अच्छा। बाकी के ऊपर 6% टैक्स लगेगा 10 साल के बाद। वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए लोग ये कर लेते हैं। अच्छा, अभी एक और सवाल किसी ने किया है कि अभी आपने 175,000 जो ये अलाउंसेस बताए थे, और उसके बारे में थोड़ी सी वजाहत करें कि क्या उसको विल के अंदर डालना ज़रूरी है और ये कोई नया ज़ाब्ता है जिसके तहत ये अलाउंसेस मिले हैं? हाँ जी, इसके लिए ये है कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अपनी विल पहले बनाई हुई है, ठीक, और विल के अंदर ट्रस्ट भी बनाए हुए हैं। अच्छा। वो इनोसेंटली भी हो सकता है बनाए हों कि प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अब चूँकि रूल बदल गए हैं 6 अप्रैल 2017 से, तो उनको ये चाहिए कि अपनी विल को रिव्यू करें। अच्छा। उसमें आप स्पेशल क्लॉज डाल सकते हैं कि उसमें ये होगा कि सेकंड डेथ के ऊपर अगर मिरर विल है, अच्छा, तो 350,000 तक जो आपका मेन हाउस है उसकी वैल्यू डायरेक्टली आपके बच्चों को चली जाए। ठीक। अज्यूम करें उसकी वैल्यू से 1 मिलियन, ठीक, तो 350 डायरेक्टली चली जाए बच्चों को, या इंटरेस्ट इन पोजेशन एक छोटा सा ट्रस्ट हो तो उसके थ्रू चली जाए, दोनों में वो ठीक है। बाकी वैल्यू जो है मेन वैल्यू 650, वो फिर भी डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट के थ्रू जाए। ये जो चेंज है इसके फ़ायदा ये होगा कि फिर आपके जो अलाउंसेस हैं 350,000 विच इज़ 175 पर पर्सन, तो 350 तक आपको उसके टैक्स बेनिफिट होगा, वो दैट इज़ इक्वल टू 140,000 इनहेरिटेंस टैक्स सेविंग। तो आप अपनी विल को रिव्यू करें, अगर उसमें ट्रस्ट बना हुआ है तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगली कॉल लेते हैं, बल्कि किसी ने एक सवाल भी छोड़ा है, पहले मैं वो सवाल आपके सामने रख दूं फिर कॉल लेंगे। किसी ने पूछा है कि आपने जब इब्तिदा में कुछ प्रोग्राम किए थे तो उसमें आपने एक जिक्र किया था पायलट ट्रस्ट का, तो वो क्या होता है? वो उसका डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट से कोई ताल्लुक़ है या ये कोई मुख्तलिफ नौइयत का ट्रस्ट है? ये वही ट्रस्ट है जो अभी हमारे दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि अगर एक से ज़्यादा ट्रस्ट बनाएं, लाइफ टाइम ट्रस्ट बनाएं। अच्छा। तो लाइफ टाइम में जब आप ट्रस्ट बनाते हैं डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि आप उसमें बना के 10 पाउंड 20 पाउंड तक रख सकते हैं अगर आपने ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं डाली। आप चाहते हैं ये ट्रस्ट जो है आपकी डेथ के ऊपर आपकी विल के थ्रू एक्टिवेट हों, तो वो फिर डोरमेंट रहते हैं, लेकिन फिर आपकी जब खुदा न खासा फौत हो गए तो उसमें फिर वो ट्रस्ट एक्टिवेट हो सकते हैं। आपकी विल में लिखा हुआ होता है कि ये जो ट्रस्ट मैंने लाइफ टाइम में डाला था इसमें सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी मैं चाहता हूँ वो चली जाए, फर्क 325,000 तक फलां बच्चे के लिए। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप दोनों के लिए अलग अलग छोड़ना चाहते हैं, ठीक, तो वो भी एक ऐसे इसी लाइफ में जो बनाते हैं तो जिसमें बहुत मामूली अमाउंट रखते हैं तो उसको पायलट ट्रस्ट भी बोल देते हैं। इसके कई नाम हैं। अच्छा अच्छा। एक और सवाल है कि अभी जब हम बात कर रहे थे कि जो एसेट्स हैं वो किस तरह से इन ट्रस्ट में रखना चाहिए, एक किसी ने सवाल ये छोड़ा है कि औरतें आम तौर पे जो सेविंग्स होती हैं जो हस्बैंड की तरफ से मिलें या उन्होंने ख़ुद काम करके, तो उसमें वो सोना ख़रीदती रहती हैं। वो सोना ख़रीद के उन्होंने अपने किसी ने लॉकर में रखा हुआ है, किसी ने घर में रखा हुआ है, वो दादी ने बेटी को दे दिया, बेटी ने आगे बेटी को दे दिया, कहीं वो डिक्लेयर नहीं हुआ और उसकी वैल्यू हज़ारों में होती है। तो क्या इसको भी डिक्लेयर करना चाहिए या वो जिस तरह नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है तो वो उसी तरह से लॉकर में रखा रहे? उसको लोग इसलिए भी डिक्लेयर नहीं करते कि ये तो हमारी रिवायत है ख़ानदानी, डिक्लेयर करेंगे तो टैक्स का और उसका, तो इसका भी उन्होंने सवाल रखा है। बल्कि मुझे कहा जा रहा है फ़ोन पे कई लोग हैं, पहले उनके सवालात ले लें फिर खालिद साहब से कहें सवाल का जवाब दें। हेलो
हेलो, अपने टेलीविज़न की आवाज़ कम कर लें, आपको आसानी रहेगी। बल्कि टेलीविज़न की आवाज़ बंद करें और बराह रास्त हमसे बात करें। सर जी, मेरा क्वेश्चन है कि जे अपने कोल सेवरल प्रॉपर्टी हो, हाँ जी, सेवरल प्रॉपर्टी होवे, अपने को सेवरल प्रॉपर्टी 5 ਤੋਂ 10 प्रॉपर्टियां होण जी जी, ਉਹਦਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਟਰਸਟ ਬਣਾने ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ टैक्स लगता है? बिल्कुल ठीक है जी। खालिद साहब, बहुत सादा सवाल है, लेकिन मेरा ख्याल आपको इसमें मज़ीद सवालात पूछने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज़ की जो मालियत है, जो वैल्यू है, वो भी काउंट करेगी इसमें। जैसे मैंने जिक्र पहले किया था कि अगर आपकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी अगर 325,000, हस्बैंड वाइफ के दरमियान मैक्सिमम 650 तक, अगर उनकी इस वैल्यू तक प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप उसको डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट के अंदर डाल सकते हैं। उसके ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स ज़ीरो होगा जब आप डालेंगे। कैपिटल गेन टैक्स जो भी होगा वो आप उसको होल्ड ओवर कर सकते हैं, वो एक तरीका है, तो वो भी नहीं देना पड़ेगा, वो होल्ड ओवर हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि अगर उसके ऊपर इनकम आ रही है, जैसे रेंटल इनकम आ रही है, अगर फ़र्ज़ करें उसमें से एक मिसाल दे देता हूँ कि 25,000 इनकम आ रही है नेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, तो अगर आपके बेनिफिशरी जो हैं, जो बेटा या बेटी या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन जिनकी इनकम नहीं है, अगर वो मनी फर्क 2 आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनको आपने मनी वो जो थी रेंट एलोकेट कर दिया ट्रस्ट में से, तो 12,500 ईच को आ गया। तो अगरचे ट्रस्ट इस तरह का, उसके ऊपर 45% टैक्स होता है इनिशियली रेंटल इनकम के ऊपर। चूँकि उनके पर्सनल अलाउंसेस इस्तेमाल होंगे तो वो सारा रिफ़ंड हो जाएगा। सेकंड ईयर में रेवेन्यू आपसे वो 45% पहले मांगेगा ही नहीं। एक मैकेनिक्स है इसमें, ऑटोमेटिकली हर साल अगर आप वो एलोकेट करते जाएं बेनिफिशरीज़ को जिनकी कोई इनकम नहीं है, तो लिहाजा इनकम टैक्स उस पर उन बेनिफिशरी के लिए और ट्रस्ट पर ज़ीरो होगा, इस मिसाल के लिए। बिल्कुल ठीक है। अगली कॉल देखते हैं जी, और बल्कि अगली कॉल से पहले सवाल का जवाब दीजिए। वो जो सोना नस्ल दर नस्ल होता है, ये बड़ा पिछली दफ़ा आपने जिक्र किया था, उसमें यह है कि जब कोई आदमी फौत होता है तो उसकी जो प्रोबेट करनी लाजमी है। अच्छा। प्रोबेट करने के लिए अगर उसने विल बनाई हुई तो जो उसके एग्जेक्टर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उनके सारे एसेट्स को उसकी वैल्यू करें, उसमें से लाइबिलिटीज़ पे करें, और जो नेट बने वो अगर 5,000 से कम है तो प्रोबेट की ज़रूरत नहीं है। अगर 5,000 से ज़्यादा है फिर भी बेसिक प्रोबेट के लिए एप्लीकेशन देने की ज़रूरत है। ठीक, वो एक तरीका है। अगर आप किसी को आगे जनरेशनल देते जाएं, आम तौर पर लाइफ टाइम में आप हर साल 3,000 तक कोई भी एसेट जो है या कैश है वो आपने किसी बेटे या बेटी को टैक्स फ्री दे सकते हैं। अगर आपका ये सिलसिला है, फ़र्क आपके ज़ेवरात की कीमत है फ़र्क 15,000 है, और आप हर साल 3,000 तक की वैल्यू के आप देते जाएं, तो उस पर ना इनहेरिटेंस टैक्स है, अच्छा, ना कैपिटल गेन टैक्स है। तो जनरली ये भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। देखते हैं जी, कॉलर हैं जो होल्ड किए हुए हैं। हेलो हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अकरम है, मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ जी। तो मैं पूछना था क्वेश्चन से ट्रस्ट के मतलब। जी पूछिए। ये जो बताते ट्रस्ट के मतलब जो फंड्स आप एलोकेट कर सकते हैं, जो लोग आपके ट्रस्ट में हैं, उनमें एज लिमिट होती है या नहीं होती? आपको सेम जो बच्चे हैं वो 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, उनके नेशनल इंश्योरेंस नंबर्स इशू नहीं हुए, अच्छा, तो स्टिल आप उनको फंड्स एलोकेट कर सकते हैं उस ट्रस्ट में? चलिए ठीक है, बड़ा सादा सवाल है जी खालिद साहब। अच्छा, उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि जब आप डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट लाइफ टाइम में बनाएं, लाइफ टाइम में कंडीशन है कि आपके जो बच्चे अपने हैं वो अंडर 18 अगर हैं, तो वो मैं रेकमेंड करूँगा कि वो उसकी एंटी अवॉइडेंस बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा वो उनको बेनिफिशरी मुकर्रर ना करें। आप ख़ुद तो बेनिफिशरी नहीं हो सकते, अगर आपके बच्चे अंडर 18 हैं उनको भी मुकर्रर ना करें। अगर मुकर्रर कर दिए हैं तो उसकी जो इनकम आएगी ट्रस्ट में से वो सेटलर के ऊपर टैक्सेबल होगी, जैसे फादर या मदर के ऊपर। अगर यही ट्रस्ट जो है आप विल के अंदर लिखें और लाइफ टाइम में ना लिखें, विल के अंदर लिखें, और उसमें बच्चों की कोई भी एज हो, तो फिर ये इशू नहीं होता जनरली। लेकिन अगर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन किसी भी एज के उस ट्रस्ट के अंदर डाल सकते हैं, जो पैदा हुए हैं,
जो पैदा नहीं भी हुए, आप कहें कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, वो माई ग्रैंड चिल्ड्रन, तो उसमें जितने अनबोर्न भी हैं वो भी उसमें आ जाएंगे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉल लेते हैं जी, देखते हैं, वक्त प्रोग्राम का बहुत थोड़ा सा रह गया। हेलो हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? टेलीविज़न की आवाज़ कम करके बात करें प्लीज़। हेलो, खालिद साहब, वक्त सिमट रहा है, और एक बात जो हम अपने देखने वालों से बार बार कहते हैं कि जब भी आप कोई एडवाइस लें, मशवरा लें किसी प्रोफेशनल से और माहिर से मशवरा लें, और खालिद साहब अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से वक्त निकाल के यहाँ आते हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं, तो ये जो सवालात के जवाबात हैं ये एक बहुत इख्तिसार के साथ इस थोड़े वक्त के अंदर जितना मुमकिन जवाब हो सकता है वो दिया जाता है। अगर आप टैक्स के मुतालिक, टैक्स प्लानिंग से मुतालिक या ट्रस्ट के बारे में, विल के बारे में बहुत तफसील से जानना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार बड़ा आसान है। आपको टेलीविज़न की स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस नज़र आता है, उसको देखिए, उसको लिख लें कहीं, उस पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं। और इसके अलावा टेलीविज़न की स्क्रीन पे जो नंबर आता है इस पर आप अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं, सवालात भी छोड़ सकते हैं, ताकि आपको आपके सवाल का मुफस्सल जवाब मिल जाए। क्योंकि इस थोड़े वक्त में टैक्स का जो मामला है या टैक्स प्लानिंग जो है वो इतना वसी मौजू है कि थोड़े वक्त में सारी बात नामुमकिन होता है बताना, और फिर आपके हालात जानना भी ज़रूरी है। और क्यों खालिद साहब, ऐसे ही है ना, क्योंकि थोड़ी बात से आप अंदाज़ा लगा के जो है किसी को सही एडवाइस नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर होता है, उसको आप फ़ोन पे बता दें कि भाई ये मसला है तो मुझे कोई दवाई दे दें, लेकिन इसके लिए जानना ज़रूरी है कि उस जो नुस्खा तजवीज़ करवाना चाह रहा है उसकी कंडीशन क्या है, हालात क्या हैं, फिर ही सही तरह से उसका इलाज मुमकिन है। और मैं उन तमाम लोगों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज टेलीफोन लाइन पे इतनी देर होल्ड किया, और अभी भी कुछ लोग होल्ड किए हैं। मैं उन लोगों से माज़रत चाहता हूँ कि आज उनकी टेलीफोन कॉल्स नहीं ले सकेंगे, लेकिन अगर आप अपना नंबर छोड़ दें तो आपको उसका सवाल, आपको आपके सवाल का जवाब मिल सकता है। खालिद साहब जाते जाते कुछ कहना चाह रहे हैं, जी फरमाइए। हाँ, जैसे कि हमने आज के प्रोग्राम में पहला टॉपिक ट्रस्ट, डिस्कशन ट्रस्ट रखा, अगले वीक में हम बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है बाय टू लेट प्रॉपर्टीज़। जी, उसके पास आपके पास एक प्रॉपर्टी है, बाय टू लेट है, अगर आप उसके ऊपर मोर्गेज दे रहे हैं, आप 40% टैक्स पे रहे हैं, या फिर आप फर्ज करें आपके पास नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आजकल चला हुआ है कि बाय टू लेट इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं लोग, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी। उसके ऊपर हम शेर हाफिज़ गुफ्तगू करेंगे अगले प्रोग्राम में। जी, अगले प्रोग्राम में बाय टू लेट प्रॉपर्टी के साथ, यानी उस मौजू के साथ फिर से हाजिर खिदमत होंगे। फैज़ान आरिफ और खालिद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।